Assalamu alaikum. I'm Dr. Asya Hafiz, assistant professor. I'm currently working as assistant professor in dermatology in Sir Syed Hospital and Medical College in Karachi. Today I'm going to discuss about psoriasis. Psoriasis is a skin condition that is an inflammatory skin condition. जिन पेशेंट्स को ऑब्वियसली इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको नॉलेज इसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है टू कंट्रोल द डिजीज़। ठीक है, अब पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि सोराइसिस है उनको? ऑब्वियसली रूटीन में जो है पेशेंट डैंड्रफ जो है स्कैल्प डैंड्रफ को जस्ट डैंड्रफ ही लेके चल रहा होता है। समटाइम दैट डैंड्रफ इज़ वेरी मच रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, तो मे बी इट्स नॉट दैट डैंड्रफ और सेबरिक डर्माटाइटिस इज सोराइसिस। तो अगर आपको इस तरीके के कोई प्लाक्स और पैचेस अपने स्कैल्प पे फील हों जिनके ऊपर नीचे रेडनेस है एंड ऊपर आपके स्केलिंग आ रही है, लाइक डैंड्रफ की तरह शेड ऑफ हो रहा है स्केल, तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, नियर टू डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सोराइसिस अब कहाँ कहाँ आ सकता है? स्कैल्प पे सबसे कॉमनली आपको स्कैल्प पे आ रहा होता है। इसके अलावा आपको जोड़ों की एल्बोज के ऊपर आ सकता है, नीज के ऊपर आ जाता है, एंकल्स पे आता है, हैंड्स एंड फीट पे बहुत कॉमनली आ जाता है। ठीक है, तो इन जगहों पे भी ऐसे ही प्रेजेंट करेगा। रेड कलर का आपको पैच मिलेगा और उसकी सरफेस जो है वो वाइट कलर की स्केलिंग से कवर होगी। आपको लगेगा शेड ऑफ हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, स्किन के अलावा और ये किस किस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकती है सोराइसिस? या आपके जोड़ों को, नेल्स को और स्कैल्प को। स्किन, नेल्स एंड जॉइंट्स, इन तीनों को इफ़ेक्ट कर सकती है। और कैसे इफ़ेक्ट करेगी डिपेंड करता है कि प्रोग्रेशन डिजीज़ की कैसी है। हर पेशेंट जो है वो स्वेयर्स टाइप ऑफ सोराइसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट नहीं करता। हर एक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जोड़ों की तकलीफ़ आए, लेकिन हर एक में डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है हर पेशेंट में। कोई पेशेंट आपके पास स्किन के, हमारे पास जो प्रेजेंट करते हैं वो स्किन के साथ आते हैं, कुछ आते हैं जस्ट नेल इन्वॉल्वमेंट होती है, नेल चेंजेस आती हैं, और कुछ में सिर्फ जोड़ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ रहा होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो मिथ है कि इट्स कॉन्टेजियस, इट्स नॉट कॉन्टेजियस। ठीक है, जेनेटिक हिस्ट्री होना इज एन समथिंग एल्स, कि आपकी फैमिली में किसी ना किसी को रन कर रही होती है, देन ये आपके फर्दर सिबलिंग में किसी भी पेशेंट में आ सकती है। फैमिली हिस्ट्री में आपके फर्स्ट रिलेटिव जितने भी हैं उनके थ्रू आपके अंदर उसमें कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये कॉन्टेजियस नहीं है। हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से ये नहीं स्प्रेड होती, इट्स जस्ट जेनेटिक। तो ये एक मिथ है कि ये जेनेटिक है, और काफ़ी पेशेंट जो है इस वजह से हेजिटेट भी करते हैं सोशली इंटरेक्ट होने के लिए कि मे बी इट्स कॉन्टेजियस, और दूसरे लोग जो नॉर्मल हैं वो भी हेजिटेट करते हैं उनसे मिलने में, हैंड शेक करने में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टेजियस नहीं होती। बाकी ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको आप ट्रीट एंड कंट्रोल में रख सकते हैं विद रेगुलर चेकअप, और रेगुलर आप फॉलोअप्स रखें अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास। मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू योर डर्माटोलॉजिस्ट आप इसको चलें। इसके लिए डिफरेंट टाइप की हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं। ट्रीटमेंट में टॉपिकल भी हैं जो लगाने के लिए दी जाती हैं, फोटोथेरेपीज़ की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। दैन खाने के लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं। मोस्टली खाने की मेडिसिन उन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जिनमें डिजीज़ बहुत वाइड स्प्रेड हो, या फिर आपकी जॉइंट या नेल इन्वॉल्वमेंट आ रही हो, तो उसमें कॉमनली मीथोट्रेक्सेट यूज़ की जाती है। उसकी अपनी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का एक तरीका है कि लैब्स हैं, कुछ करवाते हैं देन स्टार्ट कराते हैं, लेकिन इट्स नॉट डेंजरस। कुछ पेशेंट्स की ये कहीं से सुन लेते हैं जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह से कि मीथोट्रेक्सेट तो हम देते ही कोई कैंसर के मरीज़ों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीथोट्रेक्सेट जो है वो स्किन की काफ़ी डिजीज़ में यूज़ होती है, वन ऑफ देम इज़ सोराइसिस, और इसको एक स्पेसिफिक डोज पे दिया जाता है और पेशेंट्स की लैब्स वगैरह रिपीट की जाती हैं, और सेफ है, डिजीज़ कंट्रोल है, सस्ती मेडिकेशन है, पेशेंट का कंट्रोल टू डिजीज़ बहुत अच्छा कर देती है ये, तो इस वजह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल्स अब जो आ गए हैं वो बहुत सेफ़ हैं, लॉन्ग टर्म रिमिशन में रखते हैं पेशेंट को, डिजीज़ कंट्रोल रहती है। जस्ट एक ड्रॉबैक उसका ये है कि एक्सपेंसिव है, तो जस्ट अफोर्डिंग पेशेंट ही उसको ले सकते हैं। बाकी पेशेंट को आपको प्रॉपर एजुकेशन, सोराइसिस के पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ता है, प्रॉपरली एजुकेट करें आप पेशेंट को। प्रॉपर एजुकेशन आपकी यही होगी कि आपको उनको ट्रिगरिंग फैक्टर से एजुकेट करें कि आपकी डिजीज़ को कौन सी चीज़ें बढ़ाएंगी। ठीक है, उसमें डिफरेंट मेडिसिन भी आ जाती हैं जो हम रूटीन में पेशेंट लेते हैं, बुखार की, दर्द की,
ब्लड प्रेशर वगैरह की मेडिसिन, उससे ये बढ़ जाती है। तो आपको एजुकेट करना होता है और उसको नोटिफाई भी करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर। मेरी डॉक्टर्स को यही एडवाइस है कि आप भी इसको लेटर पे एक मेंशन कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम पेशेंट किसी और प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास जाए तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये पेशेंट सोराइसिस का है और ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा सनलाइट हो गया, स्ट्रेस के साथ पेशेंट अपनी डिजीज स्ट्रेस लेता है और समटाइम वैसे अगर पर्सनली कोई स्ट्रेस है उसके साथ ये बीमारी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये चीज़ें अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कुछ आपके इंटरनली लिपिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, कैल्शियम कम हो गया, इंटरनली मेटाबॉलिकली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जो है आपने पेशेंट को एजुकेट करना है और नोटिफाई। जितना आप अच्छा पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द डिजीज़ एंड हाउ टू कंट्रोल द डिजीज़, अबाउट द ट्रिगरिंग फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट के, उतना पेशेंट जो है वो आपका जल्दी बेटर हो जाएगा। बिकॉज पेशेंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपने डिजीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज अगर वो डिजीज़ का स्ट्रेस ले लेगा तो फिर उससे ये होगा कि डिजीज़ बेटर नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट्स वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर ऑफ द डिजीज़। ठीक है, तो अभी भी मुझे जो सुन रहे हैं, जो भी पेशेंट हैं जो कि सोराइसिस है जिन पेशेंट्स को, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इट्स ट्रीटेबल और इसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं विद मेडिकेशंस और स्ट्रेस से नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।